नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ संजीवनी भूमि द्रोणागिरी से। और आज मेरे साथ हैं मेरे छोटे भ्राता धीरज सिंह कुंवर। मैं इनका जो इंट्रोडक्शन ये सब देंगे। धीरज, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने देश की जो सर्वोच्च जो हमारी से वो है प्रशासनिक सेवा है, भारतीय सिविल सेवा को आपने क्रैक किया है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हाँ, तो धीरज, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय दें। आपके माता पिता कौन है, दादा कौन है, और आप कहाँ के निवासी हैं? अ, मेरे पिता का नाम श्री धन सिंह कुंवर है और वो द्रोणागिरी के निवासी हैं। उन्होंने यहीं द्रोणागिरी से 5वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद छिनका इंटर कॉलेज से पास हुए और फिर उन्होंने श्रीनगर से अपनी शिक्षा की, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की। और उसके बाद वो गोपेश्वर में टीचर एज अ प्रोफेसर लग गए और अब वो प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए हैं द्वाराहाट डिग्री कॉलेज से, पीजी कॉलेज से। और मेरी माताजी का नाम श्रीमती सावित्री कुंवर है और हम 3 भाई बहन हैं और मैं सबसे छोटा हूँ उनमें। और हाल ही में इसी साल मैंने यूपीएससी में 959 रैंक प्राप्त की है। जी, आपके ज़रा सा आपकी शिक्षा के बारे में बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, और उसके बाद आपने कब ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिया, या आप पहले अपने शिक्षा के बारे में बताइए। हाँ, तो मैंने अपनी जो शुरुआती शिक्षा थी वो गोपेश्वर से की। 3री कक्षा तक मैं गोपेश्वर से पढ़ा और स्कूल उसके का क्या नाम था आपका? स्कूल का नाम मेरा शारदा सुमन चिल्ड्रंस एकेडमी था जी। गोपेश्वर में। और उसके बाद मैं 3rd से फिर हल्द्वानी चला गया था और फिर मैंने हल्द्वानी में ही 10th और 12th मैंने सेंट थेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल काठगोदाम से किया 2014 में। उसके बाद मैंने 14 में ही नीट का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मुझे दिल्ली में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मिला उस एग्ज़ाम के द्वारा, जो भारत का काफ़ी अच्छा कॉलेज है। जी, एम्स के बाद जो जो नंबर आता है जी, इसी हाँ, का है। तो जी, उसके बाद मैंने 2014 से 2020 मार्च तक मेरा ग्रेजुएशन हुआ। आपके मेडिकल क्षेत्र से हैं, हाँ। तो मेडिकल क्षेत्र से आपका ये ख्याल कब आया कि मुझे जो आईएएस जो है भारत की जो सर्वोच्च परीक्षा है, इस तरफ मुझे जाना है? इस रुझान कैसे बढ़ा आपका? इसके लिए मेरे जीजा जी थे जो जी, कौन जीजा जी का क्या नाम है आपका? दीपक सिंह राणा, जो दियोली बेगड़ जी ग्राम जी। के हैं और वो हाँ, इंडियन सौभाग्य ऑयल से में। मैं उनका सीनियर हूँ, मेरे कॉलेज से ही है, एनआईटी सूरत से। हाँ, तो वो इंडियन ऑयल में अभी सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया कि तू इस फील्ड के लिए ट्राई कर। फिर थोड़ा मैंने भी अपनी एमबीबीएस के दौरान देखा और फिर मैंने अपने मम्मी पापा से और भाई बहन से बात की, तो उन्होंने भी काफ़ी कहा कि हाँ, अगर तू करना चाहता है तो तू कर। तो फिर उसके बाद मैंने कॉलेज के टाइम पे तो नहीं की शुरुआत, पर मैंने ग्रेजुएट होने के बाद 20 से अपनी तैयारी शुरू करी। जी, तो आपका ने जब ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, या कौन सा अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया है? नहीं, मैंने पहले 20 में ही जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मैंने शुरू में एक अटेम्प्ट ऐसे ही दे दिया कि टेस्ट के लिए कि टेस्ट जी करने के लिए। फिर मैंने 21 में फिर से दिया था, उस साल भी मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। जी फिर 22 में मैंने दिया था तो उसमें मैं इंटरव्यू तक गया था, पर जी 12 नंबर से नहीं रह गया था मैं कट ऑफ। जी और इस साल 23 में फिर मैंने दिया था तो 23 में मेरी 959 रैंक आई। जी, बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं धन्यवाद। ये पूछना चाहूँगा कि मैं देखता हूँ कि जैसे इतनी बड़ी आपने सिविल सेवा क्रैक की, आप ग्राउंड जीरो एकदम ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। आप हर काम में देख रहा हूँ कि चाहे जो यहाँ पे धार्मिक कार्य हो रहे हैं, इसमें आपके अंदर कोई भी अहंकार नहीं। तो आपको ये कैसे, ये ज़मीन से जुड़ने का मैं राज जानना चाहूँगा। क्या राज है कि आपके अंदर कोई अहम भावना नहीं है? इसका मुख्य श्रेय तो मेरे हिसाब से मेरे पिताजी को जाता है। उनका रहन सहन बिल्कुल ऐसे ही रहा है हमेशा, कि वो हमेशा अपने ग्राउंड से जुड़े हुए, अपने गांव से जुड़े हुए रहते हैं, हर काम में आगे रहते हैं। मैं तो अभी उसमें बिल्कुल सीख रहा हूँ। इसी बार पहली बार मैं यहाँ गांव गांव में आके काफ़ी लोगों से सीख रहा हूँ, रीति रिवाज सीख रहा हूँ और थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी कुछ उसका हिस्सा बनूँ। नहीं, बहुत थोड़ा नहीं, आपने बहुत, मैं देख रहा हूँ, मैं लगातार आपको 3 दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल एकदम ज़मीन से जुड़े हैं। हर काम, कोई छोटा, चाहे पत्तल उठाना हो, चाहे कोई भी काम हो, आप कहीं पीछे नहीं रह रहे। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इतने बड़े अधिकारी जो हमारे देश के सर्वोच्च, जो आपने सर्वोच्च परीक्षा को आपने उत्तीर्ण किया। लाखों लोग, 15-20 लाख अभ्यर्थी हर साल परीक्षा देते हैं और उनमें आप उत्तीर्ण हैं, ये एक बड़ी गर्व की बात है। आप जो ज़मीन से जुड़े हैं, द्रोणागिरी से आपका लगाव इतना क्यों है, मैं जानना चाहूँगा। द्रोणागिरी एक तो इतना सुंदर गांव है और मैं बहुत अपने आप को
वो लकी मानता हूँ कि हमारा गांव ऐसा इतनी अच्छी ऊंचाइयों पे इतनी ठंडी जगह है, शांत जगह है, और ये खासकर संजीवनी बूटी वाला गांव है, तो इसका इतना माइथोलॉजी में भी इतना महत्व है, और इसीलिए मैं इसको काफ़ी अच्छा मानता हूँ। और हम तो अभी पढ़ाई के दौरान काफ़ी कम आए हैं, तो इस साल मुझे काफ़ी मौका मिला। मैं पिछले महीने भी आया था और इस बार तो भी आया। लगातार तीसरी बार इस साल में हो हाँ, गया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस बार लोगों से लोगों से मिलके और सबको जान के, और थोड़ा बहुत कोशिश करी कि रीति रिवाज समझें और अपना ये थोड़ा बहुत हाथ बड़ी बटाएं। बात है। आपकी जो रैंक आई है, आपको क्या लगता है कि कौन सा विभाग मिलने की उम्मीद है? अभी ऑफिशियल तो नहीं आया है कुछ भी, पर चांसेस हैं कि शायद इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस IRMS मिले। जी जी। तो अभी कुछ जुलाई अंत में आएगा शायद, तो तब फाइनल कंफर्मेशन होगा। क्या अगली बार फिर आप IAS ट्राई करना चाहेंगे कि इससे बेहतर रैंक IPS या मुझे IAS ही रैंक चाहिए, इसके लिए आपने क्या सोचा है? अभी फ़िलहाल तो इतना नहीं सोचा है। अभी ट्रेनिंग होगी हमारी मसूरी में 3 महीने की, और उस दौरान मैं थोड़ा अपने साथ वालों से मिलूँगा और उनसे पूछूंगा कि अगर उसमें भी कुछ लोग देना चाहते हैं या क्या रुझान है, और मेरा अगर इच्छा रहेगी तो ज़रूर मैं एक बार कोशिश करूँगा कि आगे और रैंक इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। जी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी कि धन्यवाद। और पूरे गांव की हमारे वो है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप ज़रूर एक बार पुनः IAS उस और अच्छी रैंक लें। मैं एक थोड़े से और ये पूछना चाहूँगा कि जो IAS का आपका सब्जेक्ट कौन थे? प्री के बाद जो मेंस होता है उसके सब्जेक्ट क्या क्या थे? मेडिकल ग्राउंड से दिया है या आपने कोई अदर सब्जेक्ट चूज़ किए थे? जी, मेंस में एक तो कॉमन सब्जेक्ट जो सबके होते हैं, जनरल स्टडीज़, और 4 जनरल स्टडीज़ और एक निबंध का, और ऑप्शनल का पेपर मेरा मेडिकल साइंस ही लिया था मैंने। और उसके अलावा 1-2 हिंदी और इंग्लिश के क्वालिफाइंग होते हैं। मेडिकल ही आपने क्यों चुना? अमूमन मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ इस बारे में, लेकिन अधिकतर जो भी डॉक्टर निकले हुए हैं वो अधिकतर दूसरे सब्जेक्ट चुने। आपका क्या कारण रहा? मेडिकल क्षेत्र से विशेष लगाव था या कुछ और रीज़न था इसके पीछे? शुरू में इतना हमने इसके बारे में रिसर्च नहीं करी कि सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए, और हमारे सीनियर थे जो 2-3 कॉलेज से ही निकले थे, तो उन्होंने भी मेडिकल साइंस से निकाला था, तो हमें लगता था कि हाँ, इससे हो सकता है ऑप्शनल इतना बेग अब, और एक तो हम 5 साल वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जी। तो हमें लगा था कि हम उसमें कर लेंगे, तो इसलिए हमने वही सब्जेक्ट चुना। आप जैसे आपने तैयारी की तो कितना, एक मैं जो नए हमारे बच्चे हैं आने वाले भविष्य के बच्चे, उनको एक छोटा संदेश देना चाहते, कितने घंटे लगभग पढ़ना चाहिए और आपने कैसे तैयारी की? प्री की कैसे तैयारी की और मेन की पहले थोड़ा सा इस बारे में बताने की कोशिश करें। तैयारी मेरी काफ़ी थोड़ी शुरू में डगमग रही, क्योंकि जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ था तो कोविड आ गया था, तो हम लॉकडाउन में फंसे रहे, और उस समय दिल्ली फंसे रहे, तो वैसे इतने अच्छे से नहीं हो पाई थी। पर थोड़ा बहुत प्लान किया था कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब का NCERT पढ़ो, या बेसिक एक टेक्स्ट, एक बुक पढ़ो, और उसको थोड़ा अच्छे से बार बार उसी बुक को पढ़ो, ये नहीं कि अलग अलग किताबें पढ़ो। ऐसे करके आप अधिकांश 80% सिलेबस कर लो, और फिर ऐसे ही अपना ऑप्शनल करो। पहले तो प्री और मेंस का शुरू में थोड़ा एक साथ ही होता है, फिर जैसे ही 3-4 महीने पहले जब प्री के आप होते हो, तो आप तब प्री पे फोकस ज़्यादा रहता है हमारा, और ताकि हम ये होता है कि हम प्री से पहले भी थोड़ा मेंस के लिए तैयार रहें, क्योंकि 3 महीने मिलते हैं हमें प्री के बाद, तो उसमें तैयारी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा लेके चल रहे हैं पहले से तैयारी, तो आप मेंस में फिर हम उस पर ही बिल्ड करते हैं और टेस्ट वेस्ट लगाए थोड़ा। तो मेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आपके रिटर्न में नंबर अच्छे हैं, तो आप अगर इंटरव्यू में थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, तो आपकी रैंक आने की कोशिश रहती है। दिन में लगभग लगभग कितना, अमूमन कितने घंटे की स्टडी जरूरी है कि ये परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए? एक हल्का सा मेरे आइडिया। हिसाब से कोई ऐसा फिक्स्ड आवर्स नहीं होता है कि मिनिमम इतना पढ़ना चाहिए, पर कंसिस्टेंसी मैं कहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है मैं भी उतना इसमें एकदम सक्षम नहीं हूँ कि कंसिस्टेंसी में, पर मैंने साथ वालों को भी देखा है कि कंसिस्टेंसी से बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आप 7 घंटे या 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं, जैसे अधिकांश लोग 8 से 10 भी पढ़ते हैं, पर अगर आप 7 भी पढ़ रहे हैं, पर अगर रोज़ पढ़ रहे हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है। रोज़ आप उसको रिवाइज़ करेंगे, बिल्डअप होता है आपका, मेमोरी आपकी रिटेन करती है वो चीज़ों को, और वही चीज़ आपको हेल्प करती है। जो आपका इस एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि जितना आपने पढ़ा है ना, अगर आप वही याद रख पाएँ एंड तक पेपर में, तो आप ज़रूर उसमें पास जाएंगे। पर हम क्या करते हैं कि हम हर चीज़, जैसे एक तो ये सिलेबस इतना बड़ा है कि आसमान के नीचे जितना भी है सब आता है, तो हम सबके पीछे भागने के चक्कर में जो हमने पढ़ा है वो भी भूल जाते हैं कई बार। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी, और जितना हमने पढ़ा है, जो मिनिमम बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, उसको बार बार रिवाइज़ करें, और उससे ही ये रहता है कि जितना हो सके हम उतना करें, और उसमें अगर हो जाए तो अच्छी बात है। जी, क्या आपने कभी कोचिंग ली है? मैंने कोई क्लास नहीं ली कभी भी, फाउंडेशन कोर्स या वैसे, बट हाँ, टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज़रूर ली है दिल्ली में, और उससे टेस्ट सीरीज़ से बड़ा फ़ायदा होता है।
कोचिंग का मुझे इतना फ़र्क नहीं लगता। थोड़ा बहुत अगर किसी पे ज़रूर गाइडेंस हो, अगर आप कोई आपके सीनियर हो या कोई जान पहचान के हो जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है या निकाला है, तो आप उनसे पूछे, उससे मुझे लगता है ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मेंटरशिप से कोई आपको गाइड करने वाला हो तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जैसे हम 4 बार मैं दे चुका हूँ, तो कई चीज़ हम धीरे धीरे सीख रहे होते हैं, इसलिए हम चौथे में सक्षम हुए, इसलिए पहले में नहीं हो पाए, तो वो थोड़ा काफ़ी हेल्प करता है। अब बात आती है इंटरव्यू की। आप 2 बार इंटरव्यू फेस कर चुके हैं। अमूमन खौफ सा रहता है कि आप अपने इंटरव्यू का अनुभव बताएं कि कैसा रहा आपका, जो यूपीएससी का पैनल में कौन कौन थे और कैसा अनुभव रहा, पहला अनुभव और दूसरा अनुभव। मैं दोनों इंटरव्यू के अनुभव के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। पहला जब पिछले साल मेरा ऑनरेबल स्मिता नागराज मैम का बोर्ड था, और मैं थोड़ा काफ़ी नर्वस था पहली बार, क्योंकि मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, और मैंने उतने अच्छे से मैं तैयार भी, मतलब मेरे उसमें ये अंडर कॉन्फिडेंट था कि मैंने तैयारी अच्छे से नहीं करी है। इस वजह से जब मैं पहली बार घुसा तो मैं काफ़ी नर्वस भी था, और मैम ने जब सवाल पूछे शुरू के तो मेरे थोड़ा एक्सपेक्टेड नहीं थे, तो मैं उनमें घबरा भी गया था काफ़ी। बट बाद में मैंने संभाल लिया था, क्योंकि जब मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से या मेरे जितना भी एजुकेशन या हिस्ट्री से जब क्वेश्चंस पूछे, मेरे बैकग्राउंड से पूछे, तो वो मैं आंसर कर रहा था। बट मुझे लग गया था कि इतना अच्छा नहीं हुआ है, थोड़ा एवरेज या बिलो एवरेज ही मार्क्स आएंगे। तो उस साल मुझे 157 नंबर मिले थे, और 200 में से 275 में 275 में और से, जी। उसी की वजह से कह सकते हैं कि 12 नंबर थोड़ा और होते तो शायद पिछली बार भी लिस्ट में होता। फिर इस बार मेरा ऑनरेबल दिनेश दासा सर का बोर्ड था, और इस बार मैं थोड़ा काफ़ी पिछले बार के एक्सपीरियंस से सीख रखा था कि अपने पे कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। जो आपको आता है वो काफ़ी, मतलब हम अपने आप को काफ़ी बार अंडर कॉन्फिडेंट बना देते हैं, कि डाउट करते हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ पे या अपनी नॉलेज पे, वो नहीं होना चाहिए। और बाकी आप अपना रेगुलर पढ़ते रहो जितना हो रहा है, और थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो अपने साथियों के साथ। तो इस बार प्रैक्टिस वगैरह अच्छी की थी काफ़ी, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट था, और सर का बोर्ड भी काफ़ी जोवियल सा था, काफ़ी लाइट माहौल था अंदर। तो और सर ने क्वेश्चंस भी आयुर्वेदा या मेरे बैकग्राउंड के बारे में थे, तो मैं थोड़ा बहुत आंसर कर पाया था। और इस बार तो जबकि सर ने संजीवनी बूटी के बारे में भी क्वेश्चन आया जी, था, आपके तो गाँव से रिलेटेड। जी। हाँ, तो मैंने सर को अपने गांव के बारे में भी काफ़ी बताया था, तो सर को भी काफ़ी इंटरेस्ट था उस चीज़ के बारे में। फिर भी मुझे थोड़ा डाउट था कि शायद पिछली बार से अच्छा हुआ है, बट शायद इतना अच्छा नहीं हुआ है। बट सर ने मुझे मतलब इस बार मुझे 185 अंक मिले, और जिसकी बदौलत मैं इस बार लिस्ट में पहुंच पाया। बहुत बढ़िया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे युवा हैं पूरे उत्तराखंड के, हमारे गांव के, ज़िले के, उनके लिए आपके लिए क्या संदेश है? कैसे तैयारी करें? कब से सोचना शुरू करें कि मुझे भाई यूपीएससी क्रैक करना है? तो क्या संदेश आप हमारे इन युवाओं को देना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका खुद का वो सपना है, अगर आप खुद उसके लक्ष्य है, तो आप ज़रूर उसके लिए ट्राई करें। और मिनिमम प्लान का कोई वो नहीं होता है, आप जब से आप सोचें तो उसके लिए कम से कम 1 साल, एग्ज़ाम से 1 साल पहले भी अगर आप तैयारी करना शुरू करेंगे, थोड़ा गाइडेंस ले, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखें यूट्यूब पे, या किसी आप अगर किसी जानते हैं तो उनसे गाइडेंस ले, एक प्लान बनाएं पहले, और उस प्लान को फिर आप एक बार उसने बना दिया है तो उस पर स्टिक करें, उस पर रेगुलर पढ़ते रहें, 6-7 घंटे रोज़ दें, कभी कभी 8-10 भी, और पेपर के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। उस पर लगे रहें, मॉक टेस्ट दें, अपने आप को जज करते रहें कि मैं कहाँ कमियाँ आ रही हैं, और उस पर इम्प्रूव करते रहें। तो ऐसे आप ज़रूर कर पाएंगे। और हमेशा किसी भी सीनियर से अगर आप बात कर सकते हैं गाइडेंस, तो उससे डरिए मत कि उनसे पूछूं या ना पूछूं, हमेशा पूछिए, ताकि उससे आपको ही हेल्प मिलेगी, और वो काफ़ी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो उनके एक्सपीरियंस से वो देख चुके हैं। तो हमेशा गाइडेंस की कोशिश करिए कि किसी टॉपर से बात हो जाए या हेल्प हो जाए, और अपनी मेहनत पे हमेशा भरोसा रखिए कि हम जो कर रहे हैं उससे हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। पढ़ाई के अलावा आपकी रुचि खेलों में भी रहा है या सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रहा आपका? नहीं, मुझे खेलों में भी काफ़ी रुचि रही है। मैं कॉलेज में भी टेबल टेनिस और फुटबॉल काफ़ी खेला करता था, कभी कभी वॉलीबॉल भी, और आजकल तो मैं यहाँ गांव में भी वॉलीबॉल रोज़ खेल रहा हूँ। तो स्पोर्ट्स में भी मेरा काफ़ी वो है, इंटरेस्ट है। और बाकी इसके अलावा मोस्टली पढ़ाई ही करी है। देश के लिए तो आप सेवा ही करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि अपने गांव के बारे में आपने क्या सोचा? आप इतने ऊंचे पद पे, हमारे द्रोणागिरी और नीति घाटी के एक उभरते हुए जो युवा अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा में आप जा रहे हैं, तो गांव के लिए आपका क्या सपना है कि यहाँ क्या होना चाहिए, और आपके क्या एक विज़न क्या है? गांव के लिए सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि बेसिक सर्विसेज जो हमारी होती हैं वो सब यहाँ पहुँचे। थोड़ी बहुत उसमें काफ़ी विकास हुआ है,
पर अभी भी काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम बेसिक सर्विसेज लाएँ यहाँ पे ताकि लोग भी यहाँ पे रहने लगें। और हम जो ये जैसे आज बसदियों की पूजा थी परसों, तो वो आए तो उसमें सारा गांव आए, काफ़ी लोग नहीं आ पाते हैं किस वजह से, तो इसी वजह से हम रोड बने और सारी सुविधाएं यहाँ तक पहुँचे और सारे गांव वालों को अच्छा रोज़गार मिले, टूरिज़्म डेवलप हो यहाँ पे। तो वो सब मैं यहाँ पे हम पे बहुत पोटेंशियल है कि हम आयुर्वेदिक हर्ब्स यहाँ पे बहुत सारी अवेलेबल हैं। टूरिज़्म की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नंदी कुंड है, बगनी ग्लेशियर है, खुद द्रोणागिरी विलेज है, जो हमारा कल्चर है, हमारी क्यूजीन है, उस सब को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ में हम चाहेंगे कि इसमें द्रोणागिरी आगे बढ़े काफ़ी और इसमें विकास हो यहाँ पे गांव का। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया यहाँ पे। धन्यवाद। बहुत और मैं धन्यवाद। आखिर में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये सब पर्वत देवता और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो इस बार मुझे इसमें सफलता प्राप्त हुई। तो मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी पूरे गांव की शुभकामनाएं हैं। और अब हम ये चाहते हैं कि अगली बार आप आईएएस मेन जो आईएएस का जो रहता है उसमें आप क्वालिफाई करें और हमारे गांव के साथ साथ हमारे उत्तराखंड का भी नाम रोशन करें। थैंक यू थैंक यू। बोला।